अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरूख शहरियार। 63A की तशरीह हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अवामी नुमाइंदों को कानून में तब्दीली का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ओवर स्मार्ट ना बने। पीपल्स पार्टी के जवां साल चेयरमैन बिलावल भुट्टो का रद्द अमल सामने आया है। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि आमिर के बनाए गए काले कवानीन का खात्मा जरूरी हो गया है। हमारे खानदान का सफर कठपुतली से शुरू नहीं होता। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नाफिज होगा और 1973 का आईन असल हालत में बहाल किया गया तो स्टेटस को का क्या बनेगा? जमहूरियत पर हमारे कंट्रोल का क्या होगा? मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको कि आईन उनकी मर्जी। 63A बिल्कुल हमने लिखा भाई, तो सबसे ज्यादा मुझे पता है कि 63A का मतलब क्या। हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे। Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they are elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. मगर of their free mind and free conscience when they decide कि नहीं, ये IMF conditions ऐसे है कि मैं हल्के के अवाम को मुंह नहीं दे सकता, मैं नहीं वोट डाल रहा। जिस रियासत को मां जैसा बनना चाहिए था वो रियासत बाप बन गई और इसको बनाने में बड़ा हाथ अदालती माइंडसेट का है। कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा कि आज़ादी राय ये है कि आप किसी जज के खिलाफ बोलें तो आपको ज़िंदगी भर के लिए सज़ा दी जाए, जजेस जो दिल चाहे कर लें और हम चू तक ना कर सकें। बिलावल ने सवाल उठाया कि जिन्होंने आइन लिखा, आइन उनकी मर्जी का नहीं होगा तो किसकी मर्जी का होगा? आइनी तरमीम इतनी बुरी है, इसमें इतने काले हैं। आइन में तरमीम काले कोट वालों के लिए है। जजेस एक कमरे में बैठकर सेटिंग करते हैं, उनका यार आ जाए। किसी भी जज या सहाफ़ी को मुक़द्दस गाय नहीं समझा चाहिए, वो सियासत और वकालत छोड़ दे। रियासत होगी माँ की तरह, रियासत बन गया बाप की तरह, और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने आप मुझे ये समझाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद ये है कि आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सज़ा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे और हम चू तक ना कर सके। मतलब ये मजाक। डोंट प्रिटेंड दैट आई हैव अ पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा। जहां तक दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे। आई हैव नो इश्यू। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत से ताउन की अपील कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहसिन नकवी ने आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त की और आईनी मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील भी की। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। मोहसिन नकवी की जानिब से सदर मुमलिकत का पैगाम भी मौलाना को पहुँचा दिया गया। मोहसिन नकवी की आइंदा चंद रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात मुतवक्किल है। और पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की कामयाबी ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आलमी फोरम पर खिताब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुना गया और मिसाली पजीराई हासिल हुई। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ की दुरुस्त तर्जुमानी की है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर का वॉकआउट किया। आलमी रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा। इस दफ़ा पाकिस्तान को मिली है, ये पहले देखने में नहीं आई और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान की वहाँ पे इज़्ज़त हुई, जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं वो बहुत ही हौसला अफजा थी और उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़ेरे गौर आईं जिससे पाकिस्तान के ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी स्टांस को तक़वियत मिली बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। मामलात में जो है वो बेहतरी आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि इस दौरे से ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाबी से चल रही है और पाकिस्तान एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, रीजन में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। फ़लस्तीन के मामले पर और इजरायली जारहियत के ख़िलाफ़ जितनी ज़ोरदार और तवाना आवाज़ वज़ीर आज़म साहब की वहाँ पे रही, पूरी दुनिया ने उसकी गवाही दी।
बानी पीटीआई मजीद कुछ अरसे जेल में रहेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने एक और पेशगोई कर दी। कोर्ट डीजी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भड़के मारकर बानी पीटीआई और पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडर की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। शहबाज शरीफ अगर 5 साल पूरे कर लें तो कमाल होगा। और अब आपको ये बताएं कि कौमी असेंबली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल तलब कर लिया गया है। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने 2 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस में इजलास बुलाया है, जिसमें बलूचिस्तान और केपी की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल ये इजलास इन कैमरा होगा। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ डी सीट की राय, दूसरी तरफ नाअहल की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ना तसाद है। चीफ जस्टिस कासिफ फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको बाद में सुनेंगे, अभी आप बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील और सदर शहजाद शौकत ने दलाइल में कहा कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक आई। हमारी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर हुई। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। अहम रिमार्क्स दिए गए हैं आज की समाअत के हवाले से। आज की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो वो डी सीट ही होगा। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जब आइन में लिखा हुआ है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो फिर वो डी सीट ही होगा। आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए ही था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया, मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस कासिफ फायज ईसा ने बताया कि जजेस कमेटी को 9 बजे बुलाया गया। जस्टिस मंसूर के ऑफिस से भी रब्ता किया गया, मगर उनकी जानिब से इनकार किया गया। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। और चाहे कोई हमें गालियां दे, बुरा भला कहे, हम आइन और कानून पर ही अमल दरामद करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने इस अहम मामले पर समाअत की है। पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि हम तो यहाँ पर अजनबी हैं। इस पर मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि कैसे अजनबी हैं आप। शोएब शाहीन ने कहा कि हमने आज तक गाली नहीं दी। इस पर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि ये बात आप अपने साथियों से पूछें जरा। शोएब शाहीन ने यह भी कहा कि हमारे साथ जो नाइंसाफियां की गई हैं उनकी बात कर रहा हूं। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी नाइंसाफी करते हैं। फाइलर्स की तादाद में इजाफा होने लगा है। एफबीआर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज का इजाफा कर दिया। सार्फिन की मालूमात के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम कर दी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। फाइल्स की तादाद में इजाफा होने लगा है। एफबीआर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज का इजाफा कर दिया। सख्तियों ने असर दिखा दिया। नॉन फाइलर्स को भी फाइल अप होने का ख्याल आ गया। रवां साल 95 अरब 70 करोड़ रुपए टैक्स की मद में खजाने में आ गए। इनकम टैक्स गोशवारों में 86% इजाफा हो गया। जुलाई 2023 से अब तक 11,65,000 नए इनकम टैक्स दहंदा शहरियों ने तफसीलात एफबीआर को जमा करा दी। एफबीआर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज का इजाफा कर दिया। सार्फिन की मालूमात के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम कर दी। जरा एफबीआर के मुताबिक गुज़िश्ता साल 19,51,602 अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल किए थे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान के दौरे पर आए मुमताज़ स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने खिलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जाकिर नाइक ने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से भी मुलाकात की। स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लियामेंट हाउस में डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान के दौरे में 3 बड़े शहरों में लेक्चर्स देंगे। इस दौरान उनकी सियासी, मजहबी और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं।
मुमताज मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान। सरकारी सतह पर उन्हें दिया गया खास प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को इख्तलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर दिया। अयाज सादिक ने डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को काबिल सताइश करार दिया। जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान के दौरे में 3 बड़े शहरों में लेक्चर्स देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक 5 से 6 अक्टूबर को कराची, 12 से 13 अक्टूबर को लाहौर और 19 से 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खिताब करेंगे। मजमूई रवैया बेहतर करना होगा, हमें एक एक कतरे का हिसाब देना है। आने वाले बच्चों के लिए हमने वसाइल छोड़कर जाना है। वफाकी वज़ीर कानून नासिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पानी को जमा करना और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है हमारा टारगेट है। ये सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती, इसमें अवाम की मदद भी दरकार होगी। कराची से आपको रिपोर्ट करेंगे। हॉक्स बे माड़ीपुर रोड पर एक गोदाम में लगने वाली आग बेकाबू हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां बताई जा रही हैं। रेस्क्यू 1122 और पाक बहरिया कामला इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है। स्पॉट पर खुरम गुलजार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। खुरम, क्या बताया जा रहा है, इस आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? कराची में सोलर पैनल्स और परफ्यूम का गोदाम शोलों में घिर गया। वाकया माड़ीपुर ट्रक अड्डे पर पेश आया। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची के इलाके माड़ीपुर में मुसीबत आई। कीमती अशिया का गोदाम आग से धुआं हुआ। सोलर पैनल्स खाकस्तर हुए। पानी के तेज छिड़काव के बावजूद बैटरियां फटती रहीं। मुतासरा गोदाम में सोलर पैनल्स और बैटरियों के साथ परफ्यूम भी मौजूद थे। आग इतनी शदीद थी कि स्याह धुआं आसमान से बातें करने लगा। अतराफ के गोदाम भी मुतासर हुए। आतिशज़दगी से निपटने के लिए 10 बाउजर मौके पर रवाना किए गए। आग बुझाने में नेवी के फायर ब्रिगेड ने भी हिस्सा लिया। फोम का इस्तेमाल भी किया गया। ये आग कैसे लगी, सवाल ताहाल जवाब तलब है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने तक नुकसान का तखमीना लगाना मुमकिन नहीं। और नाजरीन, तस्कीने दिल के लिए दिल पर मेहनत कीजिए, एहतियात कीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान में अमराज़ क़ल्ब के मरीजों की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ने लगी है। दुनिया भर में दिल की तकलीफ से अमवात में पाकिस्तान 30वें नंबर पर आ गया है। सिर्फ इश्क ही नहीं, बीमारियों से भी पाकिस्तानियों के दिल को रोग लगने लगा। यही वजह है कि अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों की तादाद में पाकिस्तान 30वें नंबर पर आ गया। आलमी इदारा सेहत ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कहा 29% अमवात दिल की बीमारियों के बायस हो रही हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सालाना 4 लाख अफराद दिल की बीमारियों में मुब्तला होकर मौत के मुँह में चले जाते हैं। 60 साल की उम्र के हर 4 में से 1 शख्स की दिल के शरियानों में कमजोरी है। 66 साल की उम्र तक पहुँचने वाले मर्दों में दिल के दौरे के इम्कान ज्यादा है। खवातीन में 70 साल की उम्र तक ये मर्ज लाहक होता है। अमराज़ क़ल्ब की बढ़ती शरह कम करने के लिए मुल्की सतह पर दर्जनों मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं दिल के मामलात से अनजान न रहें, एहतियात करें, क्योंकि ये दिल का मामला है। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शॉर्टफॉल 115 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। सितंबर में 20 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना हो सकता है। शॉर्टफॉल लॉन्ग हो गया। FBI एक बार फिर कामयाब न हो सका। टैक्स अहदाफ तक पहुंचने में मुश्किल का सामना। पहली तिमाही का हदफ 2652 अरब रुपए और 2540 अरब जमा हो सके। 115 अरब रुपए की कमी। मजमूई तौर पर सितंबर तक के लिए FBI का हदफ तकरीबन 1100 अरब रुपए रखा गया था। उसमें गुज़िश्ता माह का 98 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी शामिल किया गया था। हदफ लगभग 1200 अरब रुपए था और जमा हुए 1080 अरब रुपए। और अब पहली तिमाही का शॉर्टफॉल आइंदा महीने के हदफ में शामिल किया जाएगा। हदफ पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बेहतर मईशत और अवामी फलाह की जानिब पेशकदमी का सिलसिला जारी। हुकूमत ने अवाम को फिर खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल मसवात की कीमतों में अवाम को फिर रियायत दे दी गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। अवाम ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। अवामी खुशहाली की कोशिशें तेज, हुकूमत की जानिब से रिलीफ का सिलसिला जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे कमी के बाद 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर
और मट्टी का तेल फी लीटर 154 रुपए 90 पैसे का हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत इंतजामिया पर चेक एंड बैलेंस रखे ताकि आवाम को सही मायनों में रिलीफ मिल सके। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजगोर में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में शुजाबाद के बाप बेटा भी शामिल हैं। फयाज और सलमान मजदूरी की गर्ज से बलूचिस्तान गए थे। दहशतगर्दों ने फायरिंग करके बेदर्दी से दोनों को कत्ल कर दिया। लवाहिकीन का कहना है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, कैसे गुजारा करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे राव जाहिद से, जो कि इस वक्त मकतूलीन की फैमिली के हमरा मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा इस हवाले से जाहिद। इस वक्त मैं मौजा चौधर में सानिया बलूचिस्तान में 7 अफराद को जो बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उसमें से फयाज और सलमान भी शामिल हैं। मेरे साथ इस वक्त फयाज की फैमिली मौजूद है। ये दोनों बाप बेटा वहाँ अपने बच्चों के पेट पालने के घर से बलूचिस्तान गए हुए थे, तो उनकी बेवा मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। रोजी करन गया बेदर्दी नाल ना मार गए। मेरे 5 बेटे हैं, मैं किडू आना तो किडू खवावा। मेरे हुए 2 जवान कमान आनी तो मैं खानी आमी, मैं अपने बालों को पलेनी आमी। और मेरे 2 बाल हुए नहीं जले टुर गए नहीं मेरे जवान। इनका ये कहना है कि मरियम नवाज हमारी इमदाद करे और बच्चों के लिए वजीफा मुकर्रर करे। ठीक है राव जाहिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शहर कायद में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के साथ साथ गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और नकासियाब के अबतर निज़ाम के बाइस वबाई अमराज फैल रहे हैं। तफसीलात मरियम हसन की इस रिपोर्ट में। शहर में जा बजा गंदगी के ढेर, नकासियाब का नाकिस निजाम शहरियों को बीमार करने लगा। जिना, सिविल अस्पताल और NICH में बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट होने लगे। जिना अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर इनाम खान कहते हैं आलूदा पानी गैस्ट्रो और डायरिया का सबब बन रहा है। अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, फुल आस्तीनों वाली और शलवार कमीज जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। असर का टाइम होता है उस टाइम आप कोशिश करें जो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है उसको उसी टाइम से जला दिया करें, रात सोते वक्त ना जलाया करें। कराची में मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है। इसमें जो हम देख रहे हैं कि पेशेंट को चिकनगुनिया हो रहा है, चिकनगुनिया के केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ में लूज मोशन के पेशेंट जिनका पेट ख़राब हो रहा है, लोगों का गला ख़राब हो रहा है। ये 5 किस्म के मरीजों जो हैं जो बुखार के साथ हमारे पास प्रेजेंट हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हंगामी तौर पर मच्छर मार मुहिम का आगाज किया जाए ताकि वबाई अमराज पर काबू पाया जा सके। माहिरीन सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि हुकूमत की जानिब से शहर में सफाई मुहिम और मच्छर मार मुहिम का आगाज नहीं किया गया तो माह अक्टूबर में सूरत हाल तशवीशनाक हो जाएगी। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी बैंड की 14 साल के बाद परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग बेकाबू हो गए। झड़पें होने पर फौज को बुला लिया गया। ढाका में जल बैंड की परफॉर्मेंस के दौरान परस्तारों का जोश व खरोश इतना ज़्यादा था कि वो बेकाबू हो गए। कॉन्सर्ट के मकाम पर गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की वजह से शदीद बदनज़मी हुई, जिसे कंट्रोल करने के लिए फ़ौज को बुलाना पड़ा। इसराइली जारियत की बात करें, इसराइल के सामने पूरी दुनिया ने हथियार डाल दिए, कोई रोकने वाला नहीं है। सहीयोनी रियासत ने लबनान में अपनी ज़मीनी फ़ौज दाखिल करके जंग मुसल्लत कर दी है। इसराइली टैंकों के हमले के बाइस कमज़ोर लबनानी फ़ौज सरहद से पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। शाम में हमले में खातून सहाफ़ी समेत 4 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान गजा में 11 फ़लस्तीनियों समेत 146 लबनानी शहीद हो गए, जिनमें हमास के अहम रहनुमा फतह शरीफ और उनके अहल खाना भी शामिल हैं। इसराइल की खून आशामी बरकरार, लबनान, यमन और गजा तीनों निशाना। और अब शाम पर भी हमला। दमिश्क पर इसराइली फदाई हमले में मारूफ टीवी एंकर समेत 3 अफराद शहीद हो गए। शामी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइल ने तैयारों और ड्रोन के जरिए दमिश्क को निशाना बनाया। दिफाई निजाम ने कई मिसाइलों और ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। उधर लबनान के जुनूबी इलाके में इसराइली फौज की पेशकदमी और टैंकों की गोलाबारी से ऐन उद जलब में कम से कम 45 अफराद शहीद हुए। दाऊदिया में भी 10 अफराद निशाना बने। बमबारी में हमास के अहम रहनुमा फतह शरीफ, अबुल अमीन और उनके अहल खाना समेत 3 साथी भी शहीद हुए। इसराइली टैंकों की वजह से लबनानी फौज को मज़ाहमत में नाकामी का सामना है। हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद हिजबुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में कहा, हिजबुल्लाह इसराइली ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है और नए सरबराह का इंतखाब मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाएगा। बरतानिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात की 2 बड़ी फिजाई कंपनियों एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने लबनान में फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली में तौसी कर दी।
और नाजरीन, खुद को खुदा की पसंदीदा कौम कहलाने का दावा करने वाले सेहोनियों का जरा हाल आपको दिखाते हैं। इसराइल ने 4 रियासतों पर जंग क्या मुसल्लत की है कि यूक्रेन में ये फितना परवर यहूदी लोगों के अमलाक पर हुल्लड़बाजी करने लगे हैं। यूक्रेन के गांव में एक खातून की मलकियत पीने के पानी के कुएं में यहूदियों ने नहाना शुरू कर दिया। खातून के मना करने पर ओबाश यहूदियों ने धमकियां देना शुरू कर दी। दूसरी जानिब लबनान, गजा, शाम और यमन पर हमलों पर यूक्रेन की सड़कों पर इनके जश्न मनाने की वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मुझे कत्ल किया गया तो जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के गुरफत सिंह ने वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन को ख़त लिख दिया। ख़त में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को मुतालबा किया गया कि खालिस्तान के हामियों के खिलाफ अमरीकी सरज़मीन पर पुरतशद्दुद बैनुल-अक़वामी जबर की मोदी हुकूमत की पॉलिसी के मसाइल उठाएं। सिखों को मोदी हुकूमत से ख़तरा है। ब्लिंकन आज भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं। 2019 में धूम मचाने वाला शाहकार 2024 में वापस आ रहा है। हॉलीवुड की हिट फिल्म जोकर का पार्ट 2 4 अक्टूबर को रिलीज होगा। फिल्म की तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी है। और खुशबुओं के शहर में फैशन का मेला सज गया है। पेरिस फैशन वीक का ताज़ा इवेंट मौसम बहार के मलबूसात पर मुश्तमिल था। खूबसूरत मॉडल्स ने रंगारंग पहनावों में जलवे बिखेरे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।